नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको उन समस्याओं के समाधान से भी रूबरू करा सकें। इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं उन अतिथियों को जिनका जीवन महिलाओं के लिए केंद्रित है, या फिर जिनके पास ऐसी कोई चर्चा है, ऐसा कोई संवाद है जो महिलाओं के जीवन को और बेहतर बना सके। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी। राजनीति से राष्ट्र नीति तक, परंपराओं से प्रगति तक मैम महिलाओं के जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्या प्रेरणा मिली, क्या वो जीवन में क्या ऐसा क्षण था मैम जब आपको ये लगा कि आपको महिलाओं के लिए कार्य करने चाहिए? देखिए, ऐसा कोई एक पल नहीं होता है कि जो उस पल की वजह से आप महिलाओं के लिए निकल पड़े हैं। जब आप जिंदगी की अपनी यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान आप अनेक अनेक चीज़ों को देखते रहते हैं, और वो देखते रहते हुए आप सोचते भी रहते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ख़राब है, अगर किसी को बहुत तकलीफ़ है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं जी। उसी यात्रा में आप ये भी देखते हैं कि ऐसी भी ज़िंदगियां हैं जो अनेक अनेक महिलाओं का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है जी। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए आपका खुद का ज़िंदगी की तरफ देखने का एक नज़रिया बन जाता है। और जब महिला सक्षमीकरण के लिए काम करने के लिए अगर कोई अवसर आते हैं तो मुझे लगता है कि उन अवसरों का उपयोग करते हुए हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा कोई एक पल नहीं था कि उस पल की वजह से मैं राजनीति में आई, पर मैं महिलाओं की ज़िंदगी देखती रही, उसको मैं अपनाती रही, और उसी को देखते हुए फिर मेरे मन ने एक दिन तय कर लिया कि आज मैंने यहाँ पे महिलाओं के प्रश्नों को समझने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका सक्षमीकरण और सम्मान करने के लिए मैं कुछ करूं। और फिर मैंने तय किया कि मैंने राजनीति में ज़रूर आना है। जी, बहुत सारे बीजों को रोपा जाता है, कौन कब वट वृक्ष बन जाए वो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत से ऐसे पल रहे जो कब इतिहास बन गए पता ही नहीं चला। पर मैम, आपकी ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर रही होंगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा। ज़रूर। अब देखिए कि प्रेरणा स्रोत तो हमारे होते ही है। मैं आज देवी अहिल्याबाई होलकर जी का ज़रूर उल्लेख करूंगी, जो हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और वो 300 साल के बाद भी। आप देखिए उनका चरित्र जो त्याग से भरा हुआ है, तपस्या के साथ भरा हुआ है, और उसी के साथ साथ एक महारानी होने के बावजूद भी इदम न मम, ये सभी जो है ये जनता का है, और उन्हीं की सेवा में मैं अखंड काम करती रहूँगी। फिर वो काम चाहे देश में रास्ते बनवाने के हो, पानी के लिए तालाब बनाने के हो, या उसी के साथ साथ हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है उसका विकास करने के हो, अखंड जनता की सेवा में वो पूरे मनोयोग के साथ लगी थी। इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या हो सकता है जी। पर उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ। जैसे अहिल्या देवी जी ने हमें ये सब कुछ चीज़ें सिखाई, वैसे ही मुझे ये भी लगता है कि हमारे जीवन में हमारा प्रेरणा स्रोत कोई पुरुष भी हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ये मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आए हैं। आप देखिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने इस देश की करोड़ों माँओं के आंखों में आने वाले आंसू पोंछे हैं, जिन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से उन महिलाओं को बहुत सेहत भरी ऐसी जिंदगी भी दी है। इतना ही नहीं, उनको आर्थिक रूप से सक्षम भी किया है, और उसी के साथ साथ उनकी उंगली पकड़ते हुए उनको देश की विकास की यात्रा में अपना एक अच्छे तरीके से उनका साथ भी लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे और एक
प्रेरणा स्रोत का अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जी। तो मैम इन दोनों ही आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे इनमें एक समानता नज़र ये आती है कि दोनों ने ही आस्था को आधुनिकता से जोड़ा है। एक किस्सा आप जो हमेशा साझा करती हैं माता अहिल्याबाई के बारे में कि एक युद्ध था जो उन्होंने बिना युद्ध लड़े जीत लिया था। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ वो भी साझा करें। एक प्रसंग है कि जब पेशवा ने अहिल्या देवी जी के राज्य पर आक्रमण करने के मूड पे वो आए थे, बड़ी सेना लेकर वो आए थे। जब अहिल्या देवी जी ने वो देखा तो उनको चिंता तो बहुत ज़्यादा हुई कि अब आगे अब कैसे होगा, पर वो बहुत हिम्मत के साथ चलने वाली महिला थी। उनकी खुद की अपनी रणांगण पे लड़ने वाली महिलाओं की सेना भी थी। महिलाओं की सेना थी? हाँ, अहिल्या देवी होलकर जी ने महिलाओं की सेना बनाई थी जो रणांगण पे लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। तो जब अहिल्या देवी जी ने देखा कि इतनी भारी संख्या में पेशवा यहाँ पे आए हैं, तो बहुत चतुराई के साथ उन्होंने पेशवा को एक मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ जो भी दुखद घटना घटी है उसकी सांत्वना देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, पर वैसा नहीं लग रहा है। अब देखिए, अगर आप मुझसे और मेरी इस महिला सेना से आप हार जाते हैं तो आप देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, पर अगर मैं आपसे हार जाती हूँ तो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब ये उनकी तरफ से मैसेज आया तो पेशवा ने सोच लिया कि मैंने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही ये दुखद प्रसंग में आपकी सांत्वना देने के लिए मैं आया हूँ। और इस तरीके से जो एक बड़ा आक्रमण और एक संकट अपने प्रदेश पे आ रहा था, उस संकट को अहिल्या देवी जी ने बहुत चतुराई के साथ उसको उन्होंने सामना कर लिया। जी। तो मैम माता अहिल्याबाई जो थी वो एक ऐसा उदाहरण थी जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले वन भूमि में युद्ध जीता जाता है। बिल्कुल। आपकी प्रेरणा स्रोत जब मैम इतनी भव्य, इतनी विशाल, इतनी विरासतपूर्ण रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सामाजिक जो ये करियर है ये कैसे शुरू हुआ था और ये सफर कैसा रहा आपका मैम? देखिए, ऐसा कोई नहीं होता है कि आप सामाजिक कार्य की शुरुआत करते हैं ऐसा बोलते हुए कुछ काम हुआ है, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। पर मुझे ये भी याद है कि जब मेरी 22-23 साल की जब मैं थी, 22-23 साल की, तो मैं बच्चों को, बस्तियों के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं जाती थी। अच्छा। और शाम में उनको मैं कुछ अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में उनको सिखाती थी, और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा संस्कार वर्ग भी मैं चलाती थी। और मुझे नहीं पता था कि उसको सामाजिक काम कहते हैं। ये तो जब आपको खुद को लगता है, अंत प्रेरणा आपको मिलती है, तो आप ये काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं काम करती रही। उसी के साथ साथ मैं अपने सभी के अधिकारों के लिए बहुत सजग भी रहती थी। तो कितनी बार हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की दिक्कत होती थी, तो हमारे गली में पानी नहीं आता था, कचरे के अगर ढेर जमा होते थे, तो मैं कॉरपोरेशन में जाती थी ऑफिस में, और मैं उनको कहती थी कि पानी नहीं आया है, कचरे इतना इतना कचरा हो गया है, तो उसको आपने तुरंत साफ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम आपको सहयोग करेंगे, पर आपने अपना काम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम की शुरुआत हो गई, और धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू कर लिया। टीवी हो, सोशल मीडिया हो, सिनेमा हो, इनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और आजकल ऐसे कुछ चित्र, ऐसी कुछ कहानियां हमें इन चीज़ों पर देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को या तो बेहतर तरीके से नहीं दिखा रही हैं या ऐसा काम कर रही हैं जिनसे महिलाओं का कहीं ना कहीं मजाक बन रहा है। चाहे बॉलीवुड हो या अन्य प्रादेशिक चित्रपट सृष्टि हो, यहाँ पर ऐसे अनेक सिनेमा आए हैं जिसमें महिला की सक्षमीकरण की बात रखी गई है, महिलाओं के सम्मान की भी बात रखी गई है, और बहुत अच्छे संदेश भी दिए हैं, जो संदेश बहुत सॉफ्ट तरीके से दिए हैं। और उस संदेश का सकारात्मक परिणाम ये रहा है कि समाज ने बहुत अच्छे तरीके से
महिलाओं के सम्मान को स्वीकार कर लिया है और हमने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी सुरक्षा की बात तो करनी ही चाहिए। आज हम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कितने बार हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं के बारे में बहुत सहजता के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है। उनके बारे में गलत शब्द यूज किए जाते हैं। महिलाओं के बारे में हिंसा बहुत ज़्यादा बताई जाती है, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यह हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। जब आपके हाथ में इतना सशक्त माध्यम है, जिस सशक्त माध्यम के साथ आप बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, जो बहुत समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आ सकता है, उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग आप महिलाओं के विरोध में, उनका सम्मान कम करने में जब आप करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। और कितनी बार ये भी लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको इसीलिए नहीं दिया है कि महिलाओं के सम्मान में कमी आए। ये प्लेटफॉर्म आपको इसीलिए दिया है कि आप लोगों का अच्छे तरीके से मनोरंजन करें, उनके जीवन में हास्य आए, खुशी आए, इसके लिए उसका उपयोग करें, ना कि महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के सम्मान में कमी लाने के लिए। मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे देश की महिलाएं किसी के चुटकुलों का परिहास का विषय नहीं है, वो इस देश के विकास का विषय है जी। और इस देश के सम्मान को, इस देश के विकास को हमने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे नज़र के साथ हमने देखना चाहिए। हमारे देश में, हमारे संस्कृति में महिलाओं को बहुत विशेष स्थान दिया है। ये स्थान सिर्फ बराबरी का नहीं है, उससे आगे है। वो हमारे लिए विशेष है, विशेष सम्मानित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए हमेशा कहा है कि कैसी है इस देश की महिलाएं हैं, तो वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में, ना ज्यादा में, ना कम में, ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, बराबरी की अधिकारी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा के लिए प्रयासरत रहेगा कि महिलाओं को हम बराबरी का अधिकार तो दे दे, उसके लिए सतत प्रयासरत रहे, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयासरत रहे और उनको उनका सम्मान हमेशा के लिए मिले, इसके लिए भी हम प्रयासरत रहे। इस बराबरी को अधिकार देने के लिए हम सब लोग मिलकर आए और मिलजुल कर काम करें। मुझे विश्वास है कि ये जो सभी ने मिलजुल कर जो काम होता है, मुझे विश्वास है कि जब हम सभी लोग मिलके महिलाओं के सम्मान में आगे आते हैं तो फिर हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप राष्ट्रीय महिला आयोग के इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। निश्चित ही आपके शब्द देश की महिलाओं को नई प्रेरणा देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज आपने बात करी महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की, तो निश्चित ही आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के और इस देश के प्रयासों से ये संभव अवश्य होगा। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में तत्पर है। भारतीय महिलाएं चाहे देश में हो या देश के बाहर, आप हमारी जिम्मेदारी है और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7827170170। धन्यवाद।